दिल्ली शहर में कविता नामक एक लस्सी बेचने वाली रहती है, जिसके हाथ के बनाए हुए लस्सी के सभी दीवाने होते हैं। कविता जी, आपकी दुकान पर मिलने वाले सारे सभी लस्सी एकदम मस्त होते हैं मुझे। वो दही वाला लस्सी और काजू वाला लस्सी दे दो। वाह 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 वाह! क्या कमाल की सफेद लस्सी है। मजा ही आ गया ऐसे। स्वादिष्ट लस्सी तो और कहीं नहीं मिलते। आपके हाथों में अलग सा जादू है कविता जी। और उसी जादू के चलते आपके लस्सी इतने बेहतरीन बनते हैं। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए अब ढेर सारी लस्सी खरीद कर ले जाऊंगा शहर में। कविता अकेली ही रहती है, उसका इस दुनिया में कोई और नहीं होता। उसकी लस्सी शॉप बहुत अच्छी चल रही होती है कि तभी अचानक से एक दिन उसकी शॉप में सिलेंडर लीक होने के कारण आग लग जाती है और पूरी शॉप जलकर राख हो जाती है। खुशकिस्मती से कविता को कुछ नहीं होता, क्योंकि वह उस दौरान शॉप पर मौजूद ही नहीं थी। पर उसकी सारी खून पसीने की मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। यह सही नहीं हुआ। मेरी दुकान, इतनी मेहनत से मैंने अपना लस्सी का कारोबार, मैं इस कारोबार को इतना आगे तक लेकर आई, सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान! कविता के पास पड़े सारे पैसे दुकान में ही थे, जो अब दुकान में जलकर राख हो चुके थे। वो अपने 2-3 दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। हालात बुरे होते जा रहे हैं। शहर में रहना अब मेरे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। इससे पहले कि हालात बद से बदतर हो, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं अब अपने गांव जाऊंगी। वहां पर मेरे माँ पापा का एक छोटा सा घर है जो उन्होंने बनाया था। मैं अब उसी में रहूंगी। बच्चे कुचे पैसों के जरिए कविता अब शहर से गांव के लिए रवाना हो जाती है। गांव में वह अपने घर में रहती है, जो कि बहुत छोटा होता है। पड़ोस की कमला काकी, जो कविता के स्वर्गवासी माता पिता की खास सहेली होती है, वह कविता को देखकर उसके पास आती है। तभी कविता उसे रो रो कर सब कुछ बताती है। हे राम, तेरे साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ। कविता बिटिया, लेकिन तू चिंता मत कर, और इस मुश्किल हालात में तो हार बिल्कुल भी मत मान। अरे सिर्फ तेरी दुकान जली है, तेरे हाथ की लस्सी बनाने की कला तो अब भी तेरे पास है। अगर शहर में सब कुछ खत्म हो गया है, तो तू गांव में अपनी एक नई शुरुआत कर सकती है। लाडो, हाँ मेरी बच्ची, वैसे भी गांव में लस्सी नहीं मिलती। उसे लेने के लिए लोग शहरी इलाकों के बाजार में जाते हैं। अगर तू गांव में ही इतना स्वादिष्ट लस्सी बनाकर बेबचेगी ना, तो सभी तेरे पास ही खरीदने आएंगे। तू गांव में ही अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। यह तो आपने बिल्कुल सही कहा काकी, लेकिन मेरे पास लस्सी बनाने का सामान खरीदने के लिए ठेला लगाने के लिए कोई पैसे नहीं है। सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अरे मैं हूं ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसे क्या। हाँ, तू मुझे बाद में पैसे वापस कर देना बिटिया। लेकिन फिर फिलहाल तुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है। ये ले बिटिया, जा जाकर सारा सामान खरीद ला और एक नए सिरे से शुरुआत कर। धन्यवाद काकी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। कविता अब सामान खरीद कर लाती है और गांव में ही अपना लस्सी का ठेला लगाती है। अरे वाह लस्सी! वो भी हमारे गांव में। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं दीदी। मुझे वो बादाम वाला लस्सी दो। और सभी बच्चों को कविता के लस्सी बहुत पसंद आते हैं। कविता की एक हफ्ते में ही बहुत तरक्की हो जाती है, जिसे देख कमला भी बहुत खुश होती है। शाबाश! कविता बिटिया, मुझे पता था कि तू अपनी कला से जरूर आगे जाए। अभी तो बस शुरुआत है। धन्यवाद कमला काकी। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करके मेरी मदद नहीं करती तो ये सब नहीं हो पाता। इस सब में सबसे अधिक योगदान तो आपका ही है। यह लीजिए, आपके लिए मैंने शुगर फ्री लस्सी बनाए हैं। ना बाबा, ना मैं, ना खाने वाली। ये लस्सी वो मुझे तो डॉक्टर बाबू ने मना किया है मीठा पीने से, वरना मैं तो सबसे पहले पीती। ना तेरे हाथ के बने हुए लस्सी, घबराइए मत। काकी ये लस्सी शुगर फ्री है, यानी इनमें मिठास तो है, लेकिन चीनी नहीं है। चीनी के बिना भी इनका स्वाद कायम रहेगा और आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं रहेंगे। ये क्या बात है? ऐसे लस्सी भी बनाती है तू? अरे वाह, फिर तो मैं ढेरों खाऊंगी। शुक्रिया शुक्रिया। कविता बिटिया, कोई बात नहीं। और यह रहे आपके पैसे। अरे तू बाद में दे देती ना, इतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं थी। बिटिया नहीं, काकी ये लीजिए, बाद में मेरे पास खर्च हो जाएंगे। तो कविता की तरक्की के कारण अब गांव के वाले सरजू की दुकान पर कोई नहीं आता, जिस कारण वह काफी गुस्सा हो जाता है। उस कल की आई कविता लस्सी वाली के कारण मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। कल तक जो बच्चे पाठशाला से छूटकर
सबसे पहले मेरी दुकान पर आया करते थे। आज वो उस मनहूस तुम कविता लस्सी वाली के पास जा रहे हैं। ये सब उस लस्सी वाली के कारण हो रहा है। मुझे उसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सरजू अब रात में कविता पर नजर रखता है और वह उसके घर का पता लगा लेता है। वो उसके घर जाता है और सरजू को दरवाजे पर अचानक से आए देख कविता घबरा जाती है। पागल वागल हो गए हो क्या? इतनी रात गए कोई किसी के दरवाजे पर ऐसे भूतों की तरह खड़ा होता है? क्या क्या काम है? चलो निकलो यहाँ से। निकलेगी तो तू अब वो भी इस गांव से? हाँ क्या? अबे ओ लंगूर, ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? एक थप्पड़ लगाऊंगी, ना तो सीधा जाकर बावड़ी में चला जाएगा। अबे चुप, बहुत हो गया तेरा नाटक। कविता लस्सी वाली बहुत नोट छाप लिए तूने गांव में आकर। अब हम तुझे और नोट नहीं छापने दूंगा। तेरे चलते मेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा है। तेरे कारण मुझे कितना नुकसान हो रहा है इसकी खबर भी है तुझे। लोगों को जो पसंद आएगा वही तो खरीदेंगे। अगर तुम्हें अपनी कुल्फी बेचनी है तो कुछ ऐसा करो जिससे ग्राहक तुम्हारे पास आए। यूं मुझसे जलते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। चलो अब दफा हो जा। यहाँ से मैं यह गांव छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहने वाली हूँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे गुस्से से और तुम्हारी घटिया बातों से बिल्कुल भी नहीं डरने वाली। सरजू गुस्से में वहां पर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर कविता का सर फोड़ देता है और कविता वहीं पर मर जाती है। यह देख सरजू बहुत डर जाता है। सरजू कविता की लाश को ठिकाने लगा देता है और वह रात भर सो नहीं पाता। मुझे बस उस कविता को गांव से भगाना था, मारना नहीं था। अब मैं क्या करूं? कहते हैं ऐसे लोग मरने के बाद भी वापस आते हैं। और गांव में अब सब क्या सोचेंगे? वो कहाँ चली गई है? अचानक से नहीं, नहीं, यह बात पुलिस के हाथों में जाए। उसे पहले हमें कुछ करना होगा जिससे कविता की मौत का इल्जाम किसी पर ना जाए, किसी को शक ना हो। सरजू अब एक चिट्ठी लिखता है और उसके घर में रख देता है। अगली सुबह जब कमला कविता के घर जाती है तब वह चिट्ठी पढ़कर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, यह क्या है? कविता अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन यह कैसे हो सकता है? वो इतनी खुश थी, उसने इतना बड़ा कदम अचानक क्यों उठाया? अरे मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सरजू अब तांत्रिक के पास जाता है। बाबा बाबा, कैसे भी करके उस कविता को इंसानी लोक में मत आने दो, उसे चुड़ैल लोक में ही रहने दो। अब रात में उसे मरे हुए पूरे 24 घंटे हो जाएंगे और तभी वो चुड़ैल बनकर हमें मारने आएगी, क्योंकि हमने ही उसका खून किया है। या लो बाबा, या पैसा रख लो, लेकिन हमारा ये काम कर दो। ठीक है बेटा, निश्चिंत रहो। वो लस्सी बेचने वाली चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आएगी। सरजू वहां से चला जाता है। वह बहुत खुश होता है। लेकिन अगली सुबह जब सरजू बाहर निकलता है तब वहां पर कविता का लस्सी ठेला देखकर वह हैरान रह जाता है। सभी गांव वाले और साथ ही कमला भी कविता को देखकर घबरा जाती है। तभी कविता अपना चुड़ैल रूप ले लेती है और वहां पर तांत्रिक बाबा भी आ जाते हैं। मैं अब एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे सभी को इस मूर्ख सरजू की सच्चाई बतानी है। मैंने खुदकुशी नहीं की है, मुझे मारा गया है। चुड़ैल कविता सबको उस रात हुई घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। पूरे गांव के सामने कविता सरजू को मार देती है और उसके बाद गांव वालों, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आप सबके बच्चों को आप लोगों को लस्सी बनाकर देना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इस रूप में स्वीकार करेंगे? और इस तरह चुड़ैल कविता गांव में लस्सी बेचना जारी रखती है।